Today topic is prism. Prism is a transparent medium. जैसे लेंस का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, हमारे सरफेस का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, वैसे प्रिज्म भी एक शेप है, इसका भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो प्रिज्म इस शेप को कहते हैं। इस केस के अंदर ये प्रिज्म है आपका ABCDEF। तो यहां पे ये जो होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक ये वाला है एंड एक ये। दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसमें। यहां पे जो हमारे पास लाइन दिख रही है A to E, इसे कहते हैं एज, रिफ्रैक्टिंग एज। और जो ABC है इसे बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये प्रिज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद रिफ्रैक्टिंग एज एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए इसको, अब हम जो करेंगे बेसिकली प्रिज्म फॉर्मूला करेंगे। हम सिर्फ ABC सेक्शन को शो करेंगे बोर्ड पे, उसी से हम आगे जाके प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसको हटा रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए तब तक। कई कई बुक्स के अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी लिखा होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वो सेम चीज ही होती है। रिफ्रैक्टिंग या एंगल ऑफ प्रिज्म आर सेम। अब आप देखते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। मैं यहां पे एक प्रिंसिपल सेक्शन ले रहा हूं प्रिज्म का। So in this case we have two surface, one is AB and second AC, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये दो नॉर्मल है इनके ऊपर, N1 N2 इज नॉर्मल। A यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहां पे क्या होगा, AB सरफेस पे कोई लाइट एंटर करेगी, वो लाइट इस प्रिज्म के अंदर जाके बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, देन फिर वो सेकंड सरफेस से फिर बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे क्या है कि जो लाइट है वो ऐसे गई, दिस इज रे ऑफ लाइट, यहां से ये बेंड होगी, बेंड होके फिर बेंड होगी यहां पे। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इमर्जेंट एंगल होता है, ये R1 एंगल है, ये R2 एंगल है, इसको N मानो। दिस इज इंसिडेंट लाइट। ये आपकी इमर्जेंट लाइट है, ये इमर्जेंट एंगल है। बाकी सब हमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये μ2 है जिसकी वैल्यू म्यू है। μ2 एयर के अंदर है तो हम इसको पहले ही 1 लिख लेते हैं। तो इस केस में देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है, अगर ये यहां बेंड ना करती तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती ऐसे, और ये लाइट एंड में यहां बेंड इतनी है
क्या हुई है, बेंड हुई है। तो ये जो एंगल बढ़ता है हमारे पास डेल्टा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये जो लाइट थी डेल्टा एंगल से डेविएट हो गई। बेसिकली तो यही हुआ है ना कि ये लाइट गई और ये हमारे पास इधर बेंड होगी, तो डेल्टा यहाँ पे टोटल वो बेंडिंग शो की, मतलब ये जो लाइट गई ऐसे कितनी बेंड हुई, वो डेल्टा एंगल से बेंड हुई। अब यहाँ पे हम कुछ सपोज करेंगे कि ये जो एंगल है आपका, इसे एंगल 1 मानेंगे हम, इसे एंगल 2 मान लेते हैं। सपोज किया हमने, इस पॉइंट को मान लो M। तो यहां पे देखो जो डेल्टा एंगल है वो एंगल 1 और 2 के इक्वल होगा, क्योंकि डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, 1 और 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो डेल्टा जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। इस पॉइंट को ले लो P, इस पॉइंट को ले लो Q। तो क्योंकि APNQ एक क्वाड्रिलेटरल बनी है हमारे पास, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी A और N दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे ये कहां से आया है, ये ट्रायंगल PMQ से हमने निकाला है। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, APNQ। इसमें एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQN में जो हमारा एंगल A और एंगल N है, नहीं सॉरी PQN है, ट्रायंगल है ना ये, तो यहां पे R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब R1 R2 N 180 डिग्री है। तो R1 R2 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस N। इसको थर्ड इक्वेशन कह दो। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या होगा, देखो एंगल ए में ये ये N है उधर चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस N। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड R1 R2 यानी ये वाली टर्म इस A के इक्वल आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये वाला, ये 1 और 2 के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये एंगल जो है इसके अपोजिट है। तो एंगल 1 प्लस एंगल R1। सिमिलरली जो E है वो 2 और R2 के इक्वल है। तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करके I प्लस E इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस R1 R2 हमारे पास आया। यहां पे लिख दो आल्सो। तो 1 एंड 2 जो है हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में कह चुके हैं कि ये डेल्टा के इक्वल है, R1 R2 A के इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ। इसको नंबर 5 दे दो। यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, फिफ्थ इक्वेशन इज इक्वल टू I प्लस E इज इक्वल टू, ये डेल्टा हो गया और ये A हो गया। तो यहाँ पे जो डेविएशन होगी वो आएगी I प्लस E माइनस A। दिस इज आर सिक्स इक्वेशन। यानी कि ये जो लाइट है वो कितनी डेविएट हुई है, वो I प्लस E माइनस A के इक्वल है। हमें डेविएशन निकालनी थी, वो निकल गई यहाँ से।
अब देखो, अगर हम इस आई का ग्राफ प्लॉट करें डेल्टा के साथ, जब हम प्रिज्म का फॉर्मूला करते, प्रिज्म जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आई को एंटर करवाएंगे प्रिज्म के अंदर, और उस डिफरेंट डिफरेंट आई से जो डेल्टा की वैल्यू आती रहेगी उसको हम नोट डाउन करते रहेंगे। कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया प्रिज्म का, उसके अंदर जो लाइट पास कर रहे हैं हम, ये तो हमारे हाथ में है। हमने पहले 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे ऐसे करते करते इंक्रीज करते गए और डेल्टा मेजर करते रहे और उसका एक ग्राफ प्लॉट किया। तो वो ग्राफ कैसे आया देखो, हमने डेल्टा और आई का जब ग्राफ प्लॉट किया, हमने देखा कि हमने 0 से स्टार्ट किया था, मतलब पहले लाइट ऐसे गई, फिर धीरे धीरे हम एंगल को बढ़ाते गए। तो ये ग्राफ कुछ इस वे में हमारे पास आया। तो हमने देखा कि इस जगह पे हमारे डेल्टा की जो वैल्यू है वो मिनिमम आई है इस जगह पे, मतलब स्टार्टिंग वाला हमने एंगल लिया, ये आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और फिर ये एक यहां पे कोई वैल्यू है, इसको थोड़ा और हमने ये एंगल लिया और ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट है। हमने देखा कि जब आई और ई सेम है, और देखो इमर्जेंट इज आल्सो ए एंगल, बेसिकली नाम हमने दिया है उसको इमर्जेंट। तो ये जो आई एंगल है हमने धीरे धीरे इंक्रीज किया, मान लो 0 से लेके हम ये 0 डिग्री से अंदर गई, फिर इसी लाइट को हम 90 डिग्री पे भी ले जा सकते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक एक एंगल होता है ना, वो इस एंगल को हम कह रहे हैं कि वो उस एंगल से एंटर कर रही है, इसीलिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और 0 डिग्री से जब आप इसको एंटर कराओगे तो कुछ ना कुछ इमर्जेंट की भी वैल्यू होगी, वो भी 0 से 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो ये इमर्जेंट हमारा वो वाला एंगल है, ठीक है। तो आप ये कह दो कि एक एक्स वाई जेड किसी एंगल से एंटर गई, एक्स वाई जेड से बाहर आई, लेकिन जब हमारा आई और ई एंगल दोनों सेम होंगे, आई और ई, उस टाइम हमने देखा कि हमारा जो डेल्टा आ रहा है ना वो मिनिमम आ रहा है। ये मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, फॉर्मूला कोई नहीं अभी फिलहाल, मैथमेटिकली नहीं बता रहा, कि हमने जस्ट डेल्टा और आई को जब देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो हमारा जो डेल्टा है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये कंडीशन हम यहां से लेंगे, हम क्या कहेंगे, एट नहीं कहूंगा मैं यहां पे, हम कहेंगे डेल्टा इज मिनिमम ग्राफिकली, या सीधा एक अच्छी लाइन लिखवाता हूं इस पे मैं, फ्रॉम दिस ग्राफ we see delta equal to minimum if I equal to E। डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I और E इक्वल होगा। तो जब I और E इक्वल होगा तो 6 इक्वेशन हमें क्या कहती है, फिर 6 इक्वेशन में कि डेल्टा मिनिमम हो रहा है, I और E सेम है तो मैं 2I लिख देता हूं माइनस ए। तो यहां से I की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो भी कोई वैल्यू होगी मुझे डेल्टा मिनिमम मिल रहा है। देखिए इसको पहले, और आप देखोगे कि जब आई और ई इक्वल है, आई और ई इक्वल है तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखिए वी नो, आपको जब ये लिख लिया देन आपको यहां से स्टार्ट करना है। अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो कैसे लगाऊंगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू
म्यू टू इंटू साइन आर टू, नंबर 1। फिर यहां पे लगाएंगे तो म्यू टू से म्यू 1 जा रहे हैं हम, तो म्यू टू इंटू साइन, क्योंकि आर टू एंगल है ये, आर टू ये आर वन था, क्योंकि आई और आर वन यहां पे आ जाएगा, म्यू 1 बाहर निकल गए, साइन ई। और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है जब लाइट अंदर जाती है, और इमर्जेंट क्या होता है जब लाइट बाहर आती है। और हम कह चुके हैं कि जब डेल्टा मिनिमम है, ग्राफ से हमने देखा कि आई और ई उस टाइम पे इक्वल है। अगर आई और ई सेम है, यानी कि ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी, क्योंकि अभी हमने क्या बोला है कि आई किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 1 साइन ई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि म्यू टू साइन आर वन ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो यहां से म्यू टू कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आर वन और आर टू भी हमारे सेम आ गए। ठीक है, तो कई बुक्स में ये लिखा होता है कि डेल्टा इक्वल टू मिनिमम व्हेन आई इक्वल टू ई एंड आर वन इक्वल टू आर टू। तो यहां पे इस ग्राफ से सिर्फ यही बात प्रूव होती है कि आई इक्वल टू ई है। आई इक्वल टू ई में उसके बाद आर वन आर टू इक्वल कैसे हुआ, वो स्नेल्स लॉ से हमारा ये प्रूव हो गया। अब जब आर वन आर टू के इक्वल है, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 थी वो क्या कहती है, देन इसको लिखने के बाद आपको ये लिखना है, जब ये आ जाएगा देन आपको ये लिखना है कि देन आर प्लस आर इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों सेम है इसको आर मान लेते हैं, तो यहां आर की वैल्यू आ गई ए बाई। तो ये दो चीजें हमें पता लगी, आई और आर। पहले इतना लिखो, इसके बाद सीधा प्रिज्म हम प्रूव करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला। हाँ जी, मैं ये पोर्शन ले रहा हूं, इतना रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए, अब हम ये मान लेते हैं, क्योंकि आई और ई तो सेम ही है, एक लाइट एक एंगल से इंसिडेंट की किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर, तो यहां पे प्रिज्म फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जब लाइट यहां से यहां जाएगी तो म्यू होता है साइन आई बाय साइन आर। अब यहां पे मैं आर वन या ई नहीं ले रहा, क्योंकि आई और ई सेम है, आर वन और आर टू सेम है, तो हमने डायरेक्ट ये लिख लिया, चाहे आप यहां से यहां जाओ तब भी ये कंडीशन सही है, जहां यहां से बाहर जाओ तब भी ये कंडीशन सही है, बिकॉज इन बोथ केस आई और आर सेम। तो यहां पे आई की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूं, यहां पे निकाली थी हमने अभी, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और आर की वैल्यू क्या है, साइन ए बाई 2। तो ये जो रिलेशन आती है, इस रिलेशन को कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, ये आई इक्वल टू ई जो पॉइंट है हमारा, ये तो मैंने अभी ग्राफिकली बताया आपको कि हमने डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिफरेंट डेल्टा निकाला, उससे ये ग्राफ बना, और हमने सिर्फ ग्राफ से ही विजुलाइज किया कि आई इक्वल टू ई जब था वो डेल्टा एम है। हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वैसे जरूरत नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन यहां तक कवर हो गया,
एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखो अभी हमें ये रिलेशन याद है, अभी जस्ट आप देख लेना, नंबर मैं भूल गया कौन सा था। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये मैंने लिखा था अभी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाली टर्म को डेल्टा आई रूट में माइनस डेल्टा ई का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट आई ई माइनस ए। हाँ जी, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये आ जाएगा, रूट हट गया, जब स्क्वायर खोलेंगे ये इससे कट जाएगा। अब इस कंडीशन को देखो, यहां पे डेल्टा मिनिमम कब होगा? इफ ये वाली टर्म जो है वो किसके इक्वल होगी? वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको तो हम हिला नहीं सकते। हाँ, अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो यहां से पता लग गया आई इक्वल टू ई। जब आई इक्वल टू ई होगा देन आपका डेल्टा क्या होगा? मिनिमम होगा। जब आई इक्वल टू ई होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगी, और दोनों कंडीशन के बाद हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला आ जाएगा। यानी ग्राफिकल भी हमें पता लग गया, हमने मैथमेटिकली भी आई इक्वल टू ई प्रूव कर दिया। मैं इस ग्राफ को हटा रहा हूं। अब कई बार क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है। फाइंड डेल्टा एट थिन प्रिज्म कंडीशन। अब थिन प्रिज्म कंडीशन क्या होती है? थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये लिखा मिले कि प्रिज्म थिन है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको आपको स्मॉल मान के चलना है। ये कंडीशन ही है इसकी कि ए प्रिज्म होगा, ए क्या होगा? स्मॉल होगा। तो बेटा जब ए स्मॉल होगा ये वाला, देन R1 एंड R2 भी स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि R1 R2 भी प्रिज्म के अंदर ही एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल कहां पे है? प्रिज्म के अंदर। तो जब A स्मॉल होगा तो R1 R2 भी स्मॉल हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि I या E भी स्मॉल होंगे उस टाइम पे, ये कंडीशन नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कई बार हमें, कि जब हम मान लेते हैं कि एंगल ए हमारा क्या है? स्मॉल है, R1 R2 स्मॉल है, I और E भी स्मॉल होंगे। ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन है ही नहीं कोई। I बड़ा हो सकता है, R1 R2 स्मॉल हो सकते हैं, बट I बड़ा हो सकता है। लेकिन सिमेट्रिकल केस के लिए जब हम देखो ए को स्मॉल कहते हैं, मतलब प्रिज्म को जब थिन कहते हैं, ए भी स्मॉल हो गया, R1 R2 भी स्मॉल हो गया, तो हमारा आई भी हम स्मॉल ही लेंगे यहां पे। कैसे? जब कोई लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो वो लाइट इस एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे करके। जो अंदर वाली लाइट है, वो अंदर वाली लाइट पैरेलल कब जाएगी? जब हम ये सपोज करेंगे कि बाहर से भी वो, जब हम लाइट को एंटर कर रहे हैं, वो नॉर्मली उसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे? व्हेन ए इज स्मॉल, R1 R2 इज स्मॉल, तो जब मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन R1 सॉरी, तो हम क्या कहेंगे? ये तो 1 था, साइन आई को आई मान लो क्योंकि एंगल इज स्मॉल, μ2 म्यू माना हुआ है हमने, जो साइन R1 है इसको लिख देंगे R1। सिमिलरली दूसरे केस में जब बाहर जाएंगे
तो म्यू टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू वन साइन E। ये म्यू है, ये R2 हो गया, ये 1 है, ये E आ जाएगा। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ ये मानना है कि जब थिन प्रिज्म होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, R1 R2 स्मॉल होंगे, दिस इज द थिन प्रिज्म कंडीशन। और उस केस में जो I है वो भी इस एक्सिस के पैरेलल ही, मतलब इसके अंदर पैरेलल ही ऐसे एंटर करेगा, 90 डिग्री पे एंटर करेगा, यानी I हमारा उस टाइम स्मॉल मान के चलेंगे। तो अब इस I और E को पुट कर दो इस इक्वेशन में, जो भी पहले नंबर मैंने दिया था इसको उसमें पुट कर दो। तो यहां से डेल्टा कितना आ गया, म्यू R1 म्यू R2 माइनस ए, म्यू कॉमन आ गया, R1 R2 हमने ये कहीं पे प्रूव किया था कि ये ए के इक्वल है, दिस इज आल्सो ए, यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं R1 प्लस R2 ए के इक्वल होता है। तो डेल्टा कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन निकाल दी मैंने। तो ये आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो, स्पेशली जब थिन प्रिज्म होगा, थिन जब या प्रिज्म जब थिन होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन हमें यूज नहीं करनी। अगर हमें बोला गया है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एट थिन प्रिज्म, तब ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। देखिए इसको, तीन टाइप से हम इसमें डेल्टा यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला कंडीशन हो गया जब सिंपल IEA दिया हो, जब उन्होंने इसको मिनिमम बोला है तब हम यहां से निकाल लेंगे, और जब उन्होंने थिन बोला है देन हम यहां से निकाल लेंगे। तीनों अलग अलग है।